ये जो कीलें गड़ रही हैं, ये जो उसके अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर जैसे ताबूत में आखिरी कील के बारे में लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया था, तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि ये जो है इस ताबूत के अंदर ये कीलें सड़क में नहीं गड़ रही हैं, ये कीलें जो हैं जाती हुई सरकार का जो ताबूत है, उसके ताबूत के अंदर जड़ी जा रही हैं। किसान जो है तब पूरी तरह से विद्रोह जब करता है जब उसकी सांसें बंद होनी शुरू होती हैं। उससे पहले किसान अमूमन विद्रोह नहीं करता है। किसान अगर एजिटेशन कर रहे हैं, अगर वो दिल्ली जा रहे हैं किसी भी वजह से अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनको रोकने के लिए वहां पर कीलें गाड़ दी गई हैं। वहां पर ट्रैक्टर ना जा सके उसका पूरा इंतजाम किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। 8 हरियाणा के 8 जिलों में जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने वायदे से मुकर गई है। उन्होंने जो वायदे किए थे किसानों के लिए कि आपके हित में हम काम करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मांगेंगे, आपको एमएसपी पर चीजें बेचनी पड़ेगी, उसको भावांतर में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से करके जब कोई आदमी इतनी बड़ी झूठ बोलता है, तो ये उपेक्षित सा है कि जो भी आदमी रिसीविंग एंड पे है, अब यहाँ पर किसान रिसीविंग एंड पर है, तो उनको थोड़ा तो एजिटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। किसान फिर नाराज हो गए हैं। 13 जनवरी को दिल्ली घेरने का उन्होंने आह्वान किया है। इस बाबत जो है तकरीबन 2000 ट्रैक्टरों में तकरीबन 20,000 किसान दिल्ली की ओर चल दिए हैं। हरियाणा की सीमा और दिल्ली की सीमाओं पर जो है पुलिस बैरिकेडिंग लग गई है। तकरीबन 8 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। पुलिस प्रशासन चौकस है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में फल और अनाज मंडियां बंद हो गई हैं। यातायात रुका हुआ है। पूरे मसले को हम समझते हैं राकेश यादव जी से। पूर्व जज रहे हैं, हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा की वास्तविक स्थिति को जानते हैं। पंजाब से किसान आ रहे हैं, हरियाणा से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को किस तरह से खुश कर पाती है। किसान एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में किसानों की नाराजगी बीजेपी को कितनी मुश्किल में डाल सकती है। चलते हैं सीधे राकेश यादव जी के साथ। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार अमर जी, आपका और दर्शकों का सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमें ये जो किसान आंदोलन है, इसको जो मौजूदा राजनीतिक हलचल हो रही है पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, तो उसके मद्देनजर ही देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने वायदे से मुकर गई है। उन्होंने जो वायदे किए थे किसानों के लिए कि आपके हित में हम काम करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मांगेंगे, आपको एमएसपी पर चीजें बेचनी पड़ेगी, उसको भावांतर में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से करके जब कोई आदमी इतनी बड़ी झूठ बोलता है, तो ये उपेक्षित सा है कि जो भी आदमी रिसीविंग एंड पे है, अब यहाँ पर किसान रिसीविंग एंड पर है, तो उनको थोड़ा तो एजिटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी का अपन देखिए कि एक तरफ किसानों से संबंधित 2 लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। एक है माननीय चौधरी चरण सिंह जी और दूसरे हैं माननीय स्वामीनाथन जी। दोनों ही व्यक्ति हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहे, तो उन दोनों को एक तरफ भारत रत्न से सुशोभित करके एक प्रतीकात्मक रूप में ये दिखाना चाहती है ये पार्टी कि हम जो है किसानों के हक में हैं। और जो फील्ड की बात है उसमें देखेंगे कि जब किसान अगर एजिटेशन कर रहे हैं, अगर वो दिल्ली जा रहे हैं किसी भी वजह से अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनको रोकने के लिए वहां पर कीलें गाड़ दी गई हैं। वहां पर ट्रैक्टर ना जा सके उसका पूरा इंतजाम किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। 8 हरियाणा के 8 जिलों में जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। और इससे भीतर आप देखेंगे कि गांव-गांव जाकर सरकारी तंत्र गांव-गांव जाकर के ये घोषणा कर रहा है कि कोई भी उसमें न जाए, उसका खामियाजा होगा उनको। ये इस तरह से ये जो है यहाँ पर एक प्रचार तंत्र का प्रयोग करके किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी ये पीछे भी हमने देखा है जब 700-800 दिन तक लगातार किसान संघर्षरत रहे सिंधु बॉर्डर पर, उस समय जो अच्छे भले खानदान के किसान हैं, जो अच्छे भले लोग हैं, उनको आतंकवादी कहा गया।
वहां पर भरसक प्रयत्न किया गया कि इनकी आपस में झगड़ा हो जाए, किसी का हाथ कट गया, किसी वजह से कट गया, तो ये कहा गया कि देखो कितना गंदा काम करते हैं, कीलें गाड़ दी गई। और अंततोगत्वा किसानों के उस संघर्ष की सफलता ये रही कि जो 3 काले कानून बनाए गए थे, वो तीनों काले कानून वापस ले लिए गए। और जब वापस लिए गए थे, उस समय कहा गया था कि हम किसानों के बेहतरी के लिए स्वामीनाथन आयोग में जो दिया गया है कि कितना इनको मिलना चाहिए पैसा, उसके ऊपर हम आपकी फसलें खरीदेंगे। उसके बाद तो 2-3 फसलें जा चुकी हैं साल की, तब तक वो खरीदे नहीं गई। एक उसको सब्साइड करने के लिए एक नई योजना लाई गई जिसको भावांतर योजना कहते हैं। भावांतर योजना हरियाणा में आप देखेंगे कि कई किसान तो ऐसे होते हैं जो अपनी फसल को स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर बेचते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि 5 एकड़ अगर किसी के पास जमीन है, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल सरसों होती है, तो उसकी केवल 100 क्विंटल के ऊपर उसको भावांतर मिलेगा। उसकी जो 100 क्विंटल पिछले साल की रह गई, किसी वजह से उसने स्टोर कर ली भाव लेने के लिए या किसी और वजह से, तो वो उसकी बाजार में नहीं बिक पाएगी। उस चीज को उसने अपने गोदामों में या अपने घर में रखा हुआ है, अगर उसको बेचेंगे तो जो बाजारी कीमत है उससे भी कम कीमत पे वो चीजें बिक रही हैं। अब 5,000 रुपए अगर सरसों बिक रही है और जो 100 मन के करीब अगर 5 एकड़ में उनकी हुई थी वो 6,000 बिक गई, तो उससे क्या फायदा हुआ किसान? किसान के साथ मौजूदा सरकार ने पूरा पूरा धोखा किया है। और ऐसी धोखेबाज सरकार को जताने के लिए कोई आदमी अगर लोकतांत्रिक तरीके से, किसान अगर लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली जा रहे हैं, कोई एजिटेशन कर रहे हैं, तो उनको रोकने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये है, ये ऊपर से दृष्टिगोचर साफ होता है। दूसरा ये है कि किसान ज्यादातर जो है हरियाणा में और पंजाब में, ज्यादातर किसान जाट कम्युनिटी से हैं। तो ये सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से हरियाणा में एंटी जाट वेव को, अब आप आगे आगे देखेंगे, मैं आज बोल रहा हूं पर आप 2-3 दिन बाद जो सोशल मीडिया पे इनका आईटी सेल चलेगा, उसके अंदर साफ तौर पर इस चीज को दिखाएंगे कि किसी तरह से हरियाणा में, पंजाब में और इसमें वेस्टर्न यूपी में, इन सब जगह पर ऐसा होकर के अगर कोई एंटी जाट वेव पैदा हो जाए तो उसका फायदा उठा करके ये हरियाणा में सरकार बना सके, हरियाणा में पार्लियामेंट में जीत सके, पंजाब में जीत सके और वेस्टर्न यूपी में जीत सके। एक तरफ आप देखेंगे कि कैसे अजीत सिंह जी के पुत्र हैं जो दुष्यंत जैन चौधरी, जैन जी, हाँ जैन जी, जो उनके पुत्र हैं, उनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए बिना किसी रूल के उनको बुलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ इसलिए बुलवाया गया था उनको कि वो ये दर्शाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कितनी किसानों की हितैषी है, कितनी बढ़िया उनके बारे में बात सोचती है कि चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया गया और हमने दे दिया, स्वामीनाथन जी को हमने दे दिया भारत रत्न। केवल इसीलिए बुलवाया गया था उनको, और उसका कोई वजह नहीं थी। पहले भी भारत रत्न दिए जा चुके हैं, उन पर कभी ऐसा जो है गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कभी पार्लियामेंट में नहीं हुई। उस पर खड़गे साहब ने कहा भी, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई आप बिना रूल के कैसे बुलवा रहे हो इनको। एक तरफ जब कोई कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है तो उसको कहते हैं कि आप रूल के मुताबिक बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो जो स्पीकर है वो बिना किसी रूल के भी किसी को इजाजत दे देते हैं। ये सुओ मोटो देना कोई गलत बात नहीं है स्पीकर के लिए, और किन स्थितियों में दिया जाता है उसको देखा जाता है। जो भारत रत्न को देने के बारे में जो स्पीच है वो कोई सुओ मोटो के लायक नहीं है। वैसे सुओ मोटो तो किसी पे भी कह देंगे हमने सुओ मोटो को अडॉप्ट कर लिया है, उसके ऊपर इनको अलाउ कर दिया। तो ये सब चीजों से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने एक प्रतीक के रूप में किसानों को भ्रमित करने के लिए कि हमने चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया और इस तरह से हो गया। आप देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी का बिना किसी शक शुबे के उनका उत्तर प्रदेश में प्रभाव रहा, पर अगर यमुना को पार करके चौधरी चरण सिंह जी हरियाणा में आते हैं तो मुंह की खाते हैं। अगर आज भी चौधरी चरण सिंह जी की कोई विरासत है तो वो यूपी तक ही सीमित है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में एक तरह से आप कह सकते हैं कि चौधरी देवीलाल जो थे उनके बारे में कहा जा सकता था, पर अब उनकी पार्टी भी लगभग समाप्त हो चुकी है हरियाणा में, क्योंकि उनके जो वंशज हैं वो किसानों से दूर हट चुके हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। जब पहले किसानों ने आंदोलन किया था उस समय जेजेपी जो कि किसानों की पार्टी क्लेम करती थी अपने आप को, उसने किसानों के विरोध में वक्तव्य जारी किए।
तब हरियाणा के किसानों ने समझ लिया है कि जेजेपी या चौधरी देवीलाल जी के जो वंशज हैं वो किसान हितैषी बिल्कुल नहीं है, वो केवल सत्ता के लोलुप हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहां तक इनेलो का सवाल है, इंडियन नेशनल लोक दल अब बिल्कुल सिमट करके हाशिए पे चला गया और अब हरियाणा में एक परिवर्तन होता जा रहा है कि जितने भी किसान हैं ज्यादातर उन्होंने माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। इस चीज से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ है। जहां तक हमारे मनोहर लाल जी खट्टर है, इनसे मैं अब किन शब्दों का प्रयोग करूं, शब्द है नहीं वैसे, मैं इन जैसा, मतलब एक शब्द होता है अहमक, इन जैसा अहमक चीफ मिनिस्टर आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। जो अभी नए भारतीय जनता पार्टी ने जो बनवाए हैं एमपी में और राजस्थान में, मैं कहता हूं वो भी इनसे बहुत बढ़िया होंगे। अभी 2 रोज पहले इन्होंने एक नया प्रावधान निकाला, वो भी किसानों से संबंधित है, सब्जी मंडी का, कि सब्जी मंडी में इन्होंने एडवांस जो मार्केट फीस होती है वो वसूल करने की एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जो भी छोटे से छोटा सब्जी विक्रेता है, जिनको हम लोग देसी भाषा में माशाखोर कहते हैं, जो सड़क पर चटाई या बोरी बिछा करके 10, 20, 30 किलो सब्जी लेके बैठ जाता है और उसको बेच करके अपना पेट पालता है, उनको 7500 रुपए देने होंगे और वो भी एडवांस देने होंगे और हर साल 10% बढ़ जाएगा उसका। अरे आपसे किसी की आय 10% बढ़ाने की बात करो ना आप, कि एक आदमी की आय अगर आज 100 रुपए है तो अगले साल अपने आप 10 रुपए बढ़ जाएगी, नरेगा में 10 रुपए बढ़ जाएंगे, उसकी बात करो ना, तब तो उनके बढ़ा दो। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कोई भी रेडी वाला आदमी है जो रेडी हथरेडी लेकर के जो चलाते हैं, उनको 1500 रुपए एक महीने का किराया देना होगा, सिर्फ इसलिए कि वो सब्जी बेचते हैं। मतलब ये चाहते थे, उसके गार्ब में चाहते थे। अच्छा, एक और किया उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति 72,000 रुपए एक साल के जमा करा के कहीं पर भी सब्जी मंडी की दुकान खोल सकता है, मतलब कहीं पर भी वो सामान खरीद सकता है, जबकि ऐसा नहीं था पहले। अब जब वो एजिटेशन हुआ तो इन्होंने तुरंत जो उसको रोल बैक करने का आश्वासन दे दिया। अब करेंगे या नहीं करेंगे तो पता नहीं, पर इससे जो सब्जी विक्रेता है उनको बेचारों को परेशानी है। किसानों की सब्जी, आप अमर जी, आप एक कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने सब्जी और फल उगा रखे हैं, एक व्यक्ति ने अगर सब्जी उगा रखी है तो उसके खेत में पकी हुई सब्जी 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं ठहरती है, वो खराब हो जाती है। अगर उसने तोड़ ली तो वैसे बर्बाद हो जाएगा। तो ये उसको इसलिए चाहते थे कि जो भी सब्जी हो वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो खरीद लें उसको, और ये जो मंडी वाले हैं बर्बाद हो जाए। मतलब आम आदमी को परेशान करने के अलावा, आम किसान को परेशान करने के अलावा इनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है। अब आप देखेंगे कि एडवांस मार्केट फीस का मतलब क्या है। सीधी सी बात है कि हमारी सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, इसीलिए तो भाई वो एडवांस में मांग रहे हैं। अगर इनके पास पैसा होता तो ये एडवांस में काहे को मांगते। अब इनको हर चीज में एडवांस चाहिए। सैलरी जहां तक है, सैलरी 1 साल की किसी को एडवांस देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। तो जब ये सैलरी किसी को एडवांस नहीं दे सकते तो कम से कम उनसे मार्केट फीस तो एडवांस नहीं ले। एक आदमी ने आज काम शुरू किया, महीने भर चला करके बंद कर दिया, वो एडवांस फीस जो उन्होंने डिपॉजिट कर रखी उसको लिए घूमता रहे बेचारा, वापस लेने के चक्कर काटे। तो किसानों के तो 100% ये जो सरकार है विरोध में है। और दुख की ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसानों का साथ अगर नहीं देंगी तो किसानों को देखिए आप जो है दम कहां से मिलेगा। केवल वहां जाकर के, किसानों के पास जाकर के और वहां भाषण दे देने से कोई काम नहीं चलता है, चाहे वो किसी भी तरह की अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हो। पीछे जो हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि जहां पर किसान लोग आंदोलन कर रहे थे वहां पर कुछ प्रमुख नेता जाते थे, भाषण देते थे, वापस आ जाते थे। किसी भी व्यक्ति ने किसानों के प्रति प्रेम भाव इस तरह से नहीं दर्शाया कि इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा। पार्टीज इसलिए डरती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी का जो आईटी सेल है वो फिर यूं कहेगा कि इनको भड़का रहे हैं, कि ये तो जो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। तो विपक्ष को तो, विपक्ष का रोल तो निभाना चाहिए, कम से कम गांव गांव शहर शहर जाकर के मोटिवेट करना चाहिए सबको। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसान आंदोलन खराब ही होगा।
तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक्सप्रेशन जो है, अपने भावनाओं को उजागर करना जो है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इस अधिकार को रोकने के लिए कीलें लगा देना, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देना, लोगों के ट्रैक्टर जब्त कर लेना, इस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है। तो ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। जी। यहाँ दो सवाल उठ रही है सर कि क्या किसान डरे हुए हैं या फिर किसान फिर उसी मोड में आ गए हैं कि चलिए दिल्ली को हम घेर ले रहे हैं, दिल्ली की आवाजाही ठप कर रहे हैं, कीले लगाना है कीले लगाएं सरकार, लेकिन हम बढ़ेंगे और जहां या अगर हमको सरकारें जबरदस्ती रोक रही हैं तो वहीं बैठ जाएंगे, हम हटेंगे नहीं। अंदर का किसानों के अंदर का मूड क्या बता रहा है? किसान जी किसान क्या कर रहे हैं? देखिए सर, किसान भी जो है, अलग अलग क्षेत्र का किसान अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। हम्म। कुछ जगह के किसान थोड़े एग्रेसिव हैं, जो जिनकी होल्डिंग्स है अच्छी है, जिनका थोड़ा प्रोड्यूस अच्छा है, थोड़ा वेल टू डू है। अब किसानों के कूच करने का मतलब ये है कि किसान डरा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। किसान चाहता है कि उसको अपना हक मिले। और किसान को अब ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इससे पहले एजिटेशन करने का जो सुनहरा मौका मिल रहा है, उसको काहे को किसान छोड़ेगा? तो किसान डरा बिल्कुल। हुआ बिल्कुल भी नहीं है। किसान तो जो इन्होंने एश्योर किया था कि आपको ये हक देंगे, हम उस हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सीधी सी बात है। अंदर की बात मैं बताऊं आपको कि किसान इतना परेशान हो चुका है अब कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसान को हरियाणा में, पंजाब में कहीं भी देखेंगे आप कि 6,000 रुपए देकर के साल में और बड़ा खुश कर दे रहे हैं। जबकि जो कट्टा है यूरिया का या किसी का भी कट्टा है, पहले 50 से 45 किया, 45 से 40 कर दिया। तो हम्म। सीधी सी बात है सरकार की कि नीचे की जेब से निकाल करके ऊपर की जेब में डाल देते हैं, ऊपर की जेब से निकाल के नीचे की जेब में डाल देते हैं। निकाल हमारा पैसा रहा है और हमारी ही जेब में जा रहा है। पर किसान अभी इसको समझ नहीं पा रहा है अच्छे से, क्योंकि किसान जो है तब पूरी तरह से विद्रोह जब करता है जब उसकी सांसें बंद होनी शुरू होती हैं। उससे पहले किसान अमूमन विद्रोह नहीं करता है। जब भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उस आंदोलन को हमारे पटेल साहब ने वो किया था। मोटिवेशन पटेल साहब का था उस समय, और वो पूरे हिंदुस्तान में फैला। तो ये बिल्कुल। आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। जी। हम्म। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जाटों को मिसगाइड किया जा रहा है, जाटों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। क्या क्या कर सकती है सरकार जाटों को तोड़ने के लिए? और दूसरा सवाल इसमें इसी के साथ एक बनता है कि जब जाट बेटियों के साथ असम्मान हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, क्या उसका भी रोष किसानों के बीच में है? जी, आपने बड़ा सही सवाल किया। दरअसल बात क्या है कि हर किसी भी कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी में हमेशा डिवीजन करने की पॉलिसी आ जाती है, क्योंकि है तो ये अंग्रेजों के पिट्ठू कभी से। जैसे अंग्रेज लोग यहाँ पर डिवाइड एंड रूल किया करते हैं, ऐसे ये पार्टी डिवाइड एंड रूल कर रही है। आप देखेंगे कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, उसके अंदर इन्होंने कई क्लासेस बना दिए हैं, ए बी सी डी करके। ऐसे ही ये एससी एसटी में कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ लड़ा करके और ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उसी तरह से ये जाटों को आपस में लड़ा करके उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं कि जाटों में डिवीजन करवाना चाहते हैं कि पंजाब का जाट अलग है, हरियाणा का जाट अलग है, यूपी का जाट अलग है। अब ये यूपी के जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भ्रमित करना चाहते हैं कि देखो, हमने तो तुम्हारे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड दिया, हमने तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न अवार्ड दिया, तो हम तो आपके साथ हैं। और इसका इनको फायदा ये है कि वो जयंत जी जो है, मेरे को तो लगता है वो इसी में भारतीय जनता पार्टी में ही एक तरह से शामिल हो जाएंगे। अब बिल्कुल। दिक्कत ये है कि चौधरी चरण सिंह जी तो किसान नेता थे। और मैंने कभी पढ़ा था कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसी पत्रकार को कहा था, पत्रकार ने पूछा था कि आपका वंशज कौन होगा, आपका सक्सेसर कौन होगा? तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, भाई मेरी विरासत मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो उन्होंने पूछा, जी क्यों? अजीत सिंह जी हैं। उन्होंने कहा, जो आदमी यूएसए में पढ़ता है, जिसने कभी हल नहीं चलाया, वो किसानों का नेता कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात जयंत जी पर भी लागू होती है, और मैं कहूं मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैंने कभी हल नहीं चलाया तो मैं किसान नेता कैसे हो सकता हूं?
तो जयंत जो है कोई किसान नेता है नहीं। आप राकेश टिकैत के बारे में कह सकते हैं, किसी चरूनी के बारे में कह सकते हैं, जिन लोगों ने खेत में हल चलाया है, ट्रैक्टर चलाया, वही किसान नेता हो सकते हैं। तो ऐसे किसान नेता जो अपनी खेती को खुद किए हैं, वो सब इस एजिटेशन में शामिल होंगे। और ऐसे किसान नेता आप देखेंगे जिन्होंने कभी हल नहीं चलाया, केवल खेती है उनके पास, किसानी है, और उसको ठेके पर देख करके या किसी भी प्रकार से जो उससे जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। जी, तो ये इस तरह से इसको डिवाइड करना चाहते हैं। सड़कों पर कील गड़ रही है या पीएम की सीट पर कील गड़ रही है सर? देखिए सर, मैं तो सोचता हूँ कि ये जो कीलें गड़ रही हैं, ये जो उसके अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर, जैसे ताबूत में आखिरी कील के बारे में लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया था, तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि ये जो है इस ताबूत के अंदर ये कीलें सड़क में नहीं गड़ रही हैं, ये कीलें जो हैं जाती हुई सरकार का जो ताबूत है उसके ताबूत के अंदर जड़ी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से बताया कि हरियाणा में क्या चल रहा है, किसानों के अंदर क्या चल रहा है, किसान क्यों आक्रोशित हैं। पंजाब और हरियाणा में के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, सड़कों पर जो है कीलें लगाई जा रही हैं ताकि किसान आगे बढ़ ना पाए। देखना लाजमी होगा आने वाले 1-2 दिन में कि किसान कहां तक पहुंच रहे हैं और सरकार उनको रोकने के लिए कौन से कदम उठा रही है। क्या किसानों की आवाज दिल्ली में गूंजेगी, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर फिर जाम होगा, या फिर किसानों की आवाज पहले ही दबा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे राकेश यादव जी को। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।